हेलो। हाय दोस्तों। आज हम इतिहास की एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स को कवर करेगी। और हम देखेंगे कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है। हम देखते हैं कि इतिहास है क्या है। इतिहास इतिहास क्या है। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम अतीत की उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिनके हमारे पास निश्चित साक्ष्य है। इतिहास में हम अतीत की उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिनके हमारे पास साक्ष्य है। और अतीत क्या है? तो अतीत हमारा पास्ट है। मतलब अतीत में वे सभी घटनाएं आती हैं पास्ट की जिनके हमारे पास साक्ष्य है या नहीं है। लेकिन इतिहास में सिर्फ वही घटनाएं आती हैं जिनका हमारे पास साक्ष्य है। ये अंतर है इतिहास और अतीत में। अब हम देखते हैं कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। किसने दिया इतिहास शब्द? इतिहास का अर्थ क्या है? तो इतिहास शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है छानबीन के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी। छानबीन के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी। जो इतिहास शब्द किसने दिया? इतिहास का जो पिता है उसे हम हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। और इसी में इसने इतिहास की सभी घटनाओं का वर्णन किया। इस प्रकार इतिहास की पहली पुस्तक भारत में हिस्टोरिका मानी जाती है। अब हम देखेंगे कि इतिहास की जो घटनाएं हैं हम उन्हें किस प्रकार से संयोजित करते हैं। कहने का मतलब इतिहास को पढ़ने के हमारे पास सोर्सेस क्या क्या हैं। हम इतिहास के स्रोतों के बारे में बात करेंगे। अब इतिहास के स्रोतों को हम मेनली 3 भागों में बांट देते हैं। इतिहास के स्रोत इतिहास के स्रोत को हम फर्क 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा आता है साहित्यिक स्रोत। दूसरा हमारा आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। पहले ये भी हम साहित्यिक स्रोतों में ही लिख सकते हैं और अलग भी लिख सकते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेनर्स। नंबर 3 पे हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। साहित्यिक स्रोतों को हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, धार्मिक और अधार्मिक। रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। धार्मिक ग्रंथ लिख दो और अधार्मिक ग्रंथ। हम धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो इसमें हम ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। अधार्मिक ग्रंथों में जैसे मेगास्मिथ का इंडिका हो गई, विज्ञान शाकुंतलम हो गई कालिदास की। चाणक्य की अर्थशास्त्र हो गई। वैसे अर्थशास्त्र को मौर्यों का संविधानी कहते हैं।
और पंचतंत्र हो गया विष्णु शर्मा का, पतंजलि का महाभारत हो गया। ऐसी हम देखते हैं काफी विदेशी यात्री का विवरण, जैसे फायान जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया, वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया और इसने 15 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद हम देखते हैं इब्न बतूता, जो मोरक्को से आया था। देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं। सिक्के हो गए, स्मारक हो गए, मॉन्यूमेंट्स, अवशेष हो गए, फॉसिल्स, मोहरें हो गई। तो हम ये देखते हैं कि अभिलेख किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पुराने अभिलेख भारत में सम्राट अशोक के माने जाते हैं। अभिलेख किसी पत्थर पर या किसी स्क्रिप्ट पर, किसी लकड़ी पर लिखे हुए कुछ वर्ड हैं, कुछ शब्द हैं जिनके आधार पर इतिहास की जानकारी होती है। और 1837 में जब तक जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को नहीं पढ़ा था, तब तक पहले उससे पहले हम यही मानते थे कि ये कोई श्रीलंका का शासक था। लेकिन जब जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा तो हमें पता लगा कि ये भारत का साम्राज्य शासक था और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इसने अनेक देशों में अपने दूत भेजे। सिक्के, सिक्कों के बारे में हमें बहुत ही जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त के काल में पाए जाने वाले सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, जिससे हमें समुद्रगुप्त की बीड़ा वादक होने की जानकारी मिलती है। और भारत में से पुराने सिक्के 8 सिक्के माने जाते हैं। शीशे के सिक्के सातवाहनों ने चलाए थे। सोने के सिक्के इंद्रवीर ने चलवाए थे। स्मारक, बहुत से स्मारक है, ताजमहल देखा ही है सबने, लाल किला हो गया। अवशेष, इन अवशेषों के बारे में तब पढ़ते हैं जब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा अवशेष पाए गए और मोहरें भी मिली हैं हड़प्पा सभ्यता में। हम देखते हैं इन ग्रंथों को। हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में जैसे जो ब्राह्मण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं, संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इसमें आते हैं हमारे वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इन चारों को कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। सूत्र, वेदांत। इसके बाद हम देखते हैं बौद्ध ग्रंथ। तो जो बौद्ध ग्रंथ है इन्हें लिखा गया है पाली भाषा में। और जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है इन्हें हम कहते हैं पिटक। और मुख्यतः 3 पिटक हैं, जिनके नाम है अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। इन्हें कब लिखा गया, किसने लिखा, ये हम जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। हम देखते हैं जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ को लिखा गया है प्राकृत भाषा में। इन्हें प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और जो पहला जैन ग्रंथ माना जाता है पुब्बू को माना जाता है। पुब्बू तो ऐसा माना जाता है कि इसे महावीर स्वामी ने लिखा था, जो जैन धर्म के 24वें और वास्तविक संस्थापक थे। और मुख्यतः जैन धर्म के ग्रंथ सेकेंड
जैन संगीति में लिखे गए, जो गुजरात के वल्लभी में हुई थी। हमने देखा इतिहास के स्रोत क्या हैं। अब हम ये देखेंगे कि इतिहास को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो समस्या तो नहीं आएगी। पहले हम देखते हैं इतिहास को हम किस किस प्रकार बांट के उसका अध्ययन करेंगे। और अब हम देखते हैं इतिहास को कितने भागों में बांट के हम अध्ययन करते हैं। यदि हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत या मध्य भारत, और आधुनिक भारत। इन तीनों में जो सबसे लंबा भाग है वो है प्राचीन भारत, इसलिए फल हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। इसमें वाला ऐतिहासिक काल, इसके बाद आता है ये आधैतिहासिक काल, सॉरी, क्या था ऐतिहासिक काल। इन तीनों में सबसे लॉन्ग पार्ट है वो है प्रागैतिहासिक काल, इसे हम पहले 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पाषाण काल, स्टोन एज और कांस्य युग। पाषाण काल को हम फर्दर 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल। अब हम ये देखेंगे कि हमने इस भागों को किस आधार पर बांटा है, सब में डिफरेंस क्या है। पहले हम ये देखते हैं जब प्राचीन भारत है, इसमें भारत की सत्ता हिंदू शासकों के हाथ में थी। मध्य भारत का प्रारंभ होता है जब भारत में मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में आक्रमण होता है, और धीरे धीरे तब तक का ट्रांजिशन मुस्लिम्स के हाथ में हो जाता है। और आधुनिक भारत का प्रारंभ होता है जब धीरे धीरे सत्ता का ट्रांजिशन यूरोपियंस के हाथ में जाता है, अंग्रेजों के हाथ में जाता है। आधुनिक भारत को हम 1707 से भी मानते हैं, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु तक मध्यकालीन भारत रहा 1707 ईस्वी तक। इसके बाद जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, वैसे ही यूरोपियन का वर्चस्व भारत में बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तब हम इसे 1707 ईस्वी से 1947 तक का पीरियड आधुनिक भारत में रखते हैं। मध्यकालीन भारत में हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत तब होती है जब मोहम्मद बिन कासिम का भारत पे आक्रमण होता है। लेकिन इसमें मुख्यतः 2 सल्तनत पड़ती हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। दिल्ली सल्तनत आ जाती है 1206 से 1536 तक, और मुगल काल 1526 से औरंगजेब की मृत्यु तक 1707 ईस्वी में। इसके बाद हम देखते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके हमारे पास सिर्फ अवशेष हैं। इस काल में मानव ने लिपि की खोज नहीं की थी। आधैतिहासिक काल, इसके हमारे पास साक्ष्य भी हैं और लिपि भी है, अवशेष भी हैं और लिपि भी है, लेकिन इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है।
अनरीडेबल है ये लिपि। ऐतिहासिक काल वो काल है जिसके हमारे पास अवशेष भी है और लिपि है और लिपि को पढ़ लिया है। आद्य ऐतिहासिक काल में हम मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल को पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की को हम 2500 से 1500 ईस्वी मानते हैं, बीसी, ईसा पूर्व। वैदिक काल को हम 1500 बीसी से समथिंग 600 बीसी तक मानते हैं। ऐतिहासिक काल में हम 600 बीसी से 712 ईडी तक मोहम्मद बिन कासिम का भारत में आक्रमण हुआ, इसका अध्ययन हम ऐतिहासिक काल में करते हैं। पाषाण काल, कांस्य युग। कांस्य युग को हम मानते हैं 3000 बीसी से 2000 बीसी तक। ये इसके कंटेम्परेरी था। अब देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल में जो मानव था वो सिर्फ शिकारी था। वो सिर्फ शिकार करना जानता था, शिकार करता था और अपना पेट पालता था। इसके बाद जब मध्य पाषाण काल आया, मध्य पाषाण काल के आते आते मानव ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया। अब उसे पशु को पालने की जानकारी हुई और उसने कहा कि हम पशु को पाल सकते हैं और उनसे हम बहुत से फायदे उठा सकते हैं, दूध है, मांस है। नवपाषाण काल, इसमें मानव कृषक बन गया। उसने अनाजों का खेती करना सीख ली। अब वह बीजों का संग्रहण करने लगा। समय के अनुसार देखें हम तो इसे हम अननोन से मान सकते हैं या फिर 5 लाख बीसी से माने, और ये चलता है हमारा 8000 बीसी तक। मध्य पाषाण काल, इसमें 8000 बीसी से 4000 बीसी तक। नवपाषाण काल में 4000 बीसी से 2500 बीसी तक। इस प्रकार प्राचीन काल, इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल अननोन से 2500 बीसी तक हो जाता है। उसके बाद 2500 बीसी से 600 बीसी तक आद्य काल हो जाता है और 600 बीसी से 712 एडी तक ऐतिहासिक काल हो जाता है। और 712 से 1707 तक के हम मुख्यतः 2 ही सदी को पढ़ते हैं। 707 तक मध्यकालीन भारत हो जाता है, 712 से एडी से, और 1707 से 1947 हो जाता है आधुनिक भारत। अब हम देखेंगे एडी और बीसी क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। हम देखते हैं एडी बीसी, एडी बीसी, सीई और बीसीई, इन चारों का यूज होता है। एडी की परिभाषा होती है एनो डोमिनी, बीसी बिफोर जीसस क्राइस्ट, सीई कॉमन एरा, बीसीई बिफोर कॉमन एरा। इसे हम ईसवी बोल सकते हैं, इसे ईसा पूर्व, कॉमन एरा ईसवी, और इसे ईसा पूर्व। इसे कहा ये दोनों एक ही बात है और ये दोनों एक ही बात है। हमें देखते हैं हमने किस आधार पे डिवाइड किया है। तो जो ये कैलेंडर आधारित किए गए हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित किए गए हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे पोप ग्रेगोरी ने बनाया था। लेकिन ये प्रारंभ तब हुआ जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ हुआ था ये। ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ हुआ। बनाया ग्रेगोरी ने, पोप ग्रेगोरी ने बनाया था,
लेकिन प्रारंभ ईसा मसीह के जन्म से हुआ। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसे ही हम मानते हैं 1 AD या 1 CE, 1 AD या 1 CE। अब 1 AD से जो पहले का समय है उसे हम रख लेते हैं बिफोर जीसस क्राइस्ट, BC में, और इससे आगे का समय है जो उसे हम रखते हैं AD में। इसे का इस कैलेंडर को बांटा गया है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नया टॉपिक के साथ।